घर की लाडली कैसे बन गई बोझ, दिल छू जाने वाली कहानी। कविता अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक अलग ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी काफी अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसी भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद पर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उलट पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभी फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के साथ ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट गई थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वालों भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का बनाया गया। उसने अपने मम्मी पापा और भाइयों से दिल खोलकर बात की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के
झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस कविता के कहे बिना घर में पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन गई थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थे, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ पल ही रही। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और कविता ऊपर के रूम में बंद रहते रहते एकदम बोर हो गई थी। वह जब भी किसी से कहती कि उसे नीचे या फिर बाहर घूमने जाना है, तो लोग कोई ना कोई बहाना करके उस बात को टाल देते। ऐसे ही एक दिन कविता जब बहुत बोर हो गई तो उसने निश्चय किया कि वह खुद ही आज बाहर जाएगी। और जब वह सीढ़ी से उतर के बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ी से लड़खड़ा कर बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर गई, जिस कारण से उसका हाथ टूट गया और सर में भी काफी गहरी चोट लग गई। घर वालों ने कविता को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। जब उन्होंने कविता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो वह उस पर बहुत गुस्सा हो रहे थे और वह कह रहे थे कि उसे नीचे उतरने की क्या जरूरत थी। राज ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत हॉस्पिटल आया और अपनी बीवी को इस परिस्थिति में देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। जब वह कविता के पास से उठकर बाहर अपने परिवार वालों के पास गया तो उसके परिवार कविता को ही बुरा भला बोलने लगे, जिससे राज भी काफी दुखी हुआ और एक तरफ अपने बेटे के साथ बैठ गया। बेटा भी अपने माँ की दशा को देखकर काफी नाखुश था। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब कविता के रूम में गए और लगभग आधे घंटे के बाद बाहर निकले। डॉक्टर साहब जब कविता के रूम से बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उनके चेहरे पर खुशी देखकर राज और उसके घर वाले अचंभित थे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब चलते हुए राज के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि राज, मैं तुमको आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको जानकर तुम और तुम्हारे साथ साथ सभी लोग काफी खुश होंगे। डॉक्टर के द्वारा इस बात को सुनकर राज भी काफी अचंभित था, क्योंकि उसकी पत्नी का अभी हाथ टूटा है और डॉक्टर साहब उसे खुशखबरी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा कि क्या डॉक्टर साहब, क्या खुशखबरी है? इस पर डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी पत्नी के सर में चोट लगने से तुम्हारी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। यह जानकर राज काफी खुश हुआ और दौड़ते हुए अपने पत्नी से मिलने के लिए भागा। जब राज कविता के पास पहुंचा, वह अभी भी बेड पर ही लेटी हुई थी। उसने राज की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राज के पीछे पीछे ही उसके सभी घर वाले भी उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंचे। साथ ही कविता का बेटा भी पहुंचा। सभी लोगों ने कविता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता ने किसी से भी कोई बात नहीं की। केवल अपने बेटे राहुल को अपने गले से लगाया और रोने लगी। उसका बेटा भी अपनी माँ की आंख वापस आ जाने से काफी खुश था। कविता के इस प्रकार के बर्ताव से सभी आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि कविता ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे ही दिन बीतते गए। लगभग 4-5 दिन बीतने के बाद अब कविता फिर से हॉस्पिटल से अपने घर को चली गई, लेकिन वह अब पहले की तरह चंचल नहीं थी। किसी से भी बात नहीं करती थी, अपने में गुमसुम रहती थी, केवल अपने बेटे से ही बात करती थी। उसके घर जाने के 2 दिन बाद उसके माता पिता और भाई बहन उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। वह सभी बारी बारी
कविता से मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी महसूस हो रहा था कि वह पहले वाली कविता नहीं है जो सबसे हंस के मिलती थी। कविता के घर वाले कुछ दिनों वहीं उसके घर रुके, फिर अपने घर को लौट आए। ऐसे ही दिन बीतते गए और कई साल बीत गए, लेकिन कविता के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वह केवल अपने बेटे से ही हंस बोल कर बात करती, इसके अलावा घर के किसी भी व्यक्ति से ना वह बोलती थी ना ही अपने पति से बात करती थी, क्योंकि कविता को यह मालूम हो गया था कि जब तक कोई व्यक्ति किसी काम का होता है तो उसे सब पसंद करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर किसी संकट में पड़ जाए तो लोग उसे बोझ की तरह देखने लगते हैं, वह चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ उसके सुख में खड़े हैं तो उसके सबसे बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो सब सम्मिलित होते हैं, लेकिन दुख में वही व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता है जो उसकी फिक्र करता है। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।